Good afternoon. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर एरे को कैसे यूज कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर्स को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग टू स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, यानी कि स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल को कंपेयर करना। तो वैसे तो सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल को रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से डायरेक्टली कंपेयर करने की परमिशन नहीं देती है, या फिर यूँ कहें कि सी लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल को रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है उसकी हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये लर्न करेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय नाम से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, इंटीजर टाइप का आईडी, कैरेक्टर एरे जो आपका नेम है कैरेक्टर एरे है, और सैलरी जो कि आपका फ्लोट टाइप का है, और यहाँ पे दो वेरिएबल E1 एंड E2 स्ट्रक्चर के हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो अगर हम E1 और E2 को एज ए होल वे दोनों वेरिएबल को कंपेयर करते हैं तो सी लैंग्वेज इस ऑपरेशन को अलाउ नहीं करता, क्योंकि स्ट्रक्चर जनरली ये ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि जब भी कंपाइलर इनको मेमोरी एलोकेट करता है तो मेंबर जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के बीच में कंपाइलर कुछ स्लैक बाइट का स्पेस एलोकेट करता है उन मेंबर्स को आपस में जो सेपरेट करने के लिए, और उस वजह से और उस स्लैक बाइट जो भी आपका स्पेस एलोकेट होता है उसमें आपके गार्बेज वैल्यू होती है, और उस वजह से हम दो मेंबर्स को कंपेयर दो वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल मेंबर्स को कंपेयर करना चाहें किसी स्ट्रक्चर के तो वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे जो फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी जो मेंबर है उसके अंदर 50,000 असाइन किया, और जो सेकंड एम्प्लॉय है उसका जो सैलरी जो मेंबर है उसके अंदर 55,000 असाइन किया, और उसके बाद में अगर हम दोनों वेरिएबल्स को दोनों मेंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो E1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू E2 डॉट सैलरी, तो इससे हम जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉय और सेकंड एम्प्लॉय दोनों की सैलरी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है तो मैसेज प्रिंट होगा फर्स्ट एम्प्लॉय गेट्स हायर सैलरी, और अगर सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा सेकंड एम्प्लॉय गेट्स हायर सैलरी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी हायर है, तो जो आपका एल्स पार्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इंडिविजुअल मेंबर्स को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए हम पॉइंटर कैसे डिफाइन करते हैं और फिर पॉइंटर के थ्रू मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, सेम वे में हम स्ट्रक्चर के लिए भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो पॉइंटर भी हमारा उसी स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए। और पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद में जैसा कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी किसी वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर को असाइन करते हैं, और उसके बाद में उस पॉइंटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस कर पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, उसी सेम वे में हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर को असाइन करते हैं, और उसके बाद में उसके उस पॉइंटर के थ्रू हम उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पॉइंटर जो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर को असाइन करने के बाद उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला है एरो ऑपरेटर के थ्रू, और दूसरा होता है मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के थ्रू। तो मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर जैसा कि हम पॉइंटर के अंदर जो आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी हम एस्टेरिस्क सिंबल जो डीरेफरेंसिंग के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद में जो आपके डॉट ऑपरेटर से उसके मेंबर को एक्सेस कर लेंगे। तो जो आपका जो सिंटैक्स है तो आप सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर टाइप का, उसके बाद में उसी स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, उस पॉइंटर के अंदर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम यहाँ पे
यहाँ पे असाइन कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे उस मेंबर, वो जो आपका मेंबर है उस मेंबर को हम पॉइंटर की हेल्प से यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल जो आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल, फिर आपके स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर, फिर पॉइंटर को पॉइंटर के अंदर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया और फिर उसके बाद में पॉइंटर के थ्रू तो आपका जो अभी जो पॉइंटर है उसके थ्रू एरो ऑपरेटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस किया और यहाँ पे मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के तो हमने मेंबर को एक्सेस किया। तो जो एग्जांपल के जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर किया था एम्प्लॉय, उसका आपका जो E1 वेरिएबल और जो आपका PTR एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर और उसके बाद में यहाँ पे PTR में जो आपका पॉइंटर है उसके अंदर E1 का एड्रेस और उसके बाद में अगर हमें आईडी को एक्सेस करना है, जो एम्प्लॉय 1 के आईडी को एक्सेस करना है तो PTR फिर एरो ऑपरेटर आईडी हम एरो ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं और जो आपका मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की हेल्प से अगर करना चाहें तो एस्ट्रिक PTR फिर डॉट आईडी। तो इस सिंटैक्स से हम मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की हेल्प से किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक छोटे से जो प्रोग्राम एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो आपके वैल्यूज को हम एक्सेस करके इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है क्रिकेट प्लेयर, और क्रिकेट प्लेयर जो स्ट्रक्चर है उसके यहाँ पे 4 यहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं। पहला मेंबर नेम जो कि एक कैरेक्टर एरे, सेकंड जो उसका टीम नेम जो टीम जो कि एक अगेन कैरेक्टर एरे है, और फिर उसके बाद में उसका जो उसे इंटीजर टाइप का मैच इसको स्टोर करने के लिए कि उसने कितने मैच प्ले किए हैं, और चौथा जो मेंबर है वो है स्कोर, उसने जितने मैच प्ले किए उसमें कितना स्कोर उसने किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हम यहाँ पे काम करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको इनिशियलाइज किया। जो क्रिकेट पे जो आपका स्ट्रक्चर टाइप जो क्रिकेट प्ले टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसका एक CP एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया। नेम विराट, टीम नेम इंडिया, और मैच उसने प्ले किए 250 और जो स्कोर किया उसने 12,000। तो उसके बाद में उस जो अगर हमें पॉइंटर के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे एक इसी क्रिकेट प्ले टाइप के स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और उसमें इस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो उसके बाद में उन डिटेल्स को हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पे जो एक्सेसिंग नेम एंड टीम ऑफ CP यूजिंग पॉइंटर एंड एरो ऑपरेटर। तो एरो ऑपरेटर को यूज करके हम यहाँ पे पहले एक्सेस कर रहे हैं नेम और टीम को। तो यहाँ पे हम जैसे कि नेम अपने आप में एक स्ट्रिंग है, उसको %s की है %s कंट्रोल स्ट्रिंग से हम प्रिंट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे आपका PTR फिर एरो ऑपरेटर नेम, इसी टाइप से टीम को हम एक्सेस करेंगे PTR एरो ऑपरेटर टीम। उसके बाद में हम मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करके भी इसको जो मेंबर है स्ट्रक्चर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्ट्रिक PTR डॉट मैच, तो एस्ट्रिक PTR डॉट स्कोर, इससे हम मैच और स्कोर को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आउटपुट में हम देखेंगे कि चाहे हम एरो ऑपरेटर की हेल्प से पॉइंटर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करें, चाहे हम मेंबर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की हेल्प से पॉइंटर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करें, दोनों ही केस से हम यहाँ पे उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो आपका प्लेयर है CP, उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की थी विराट इंडिया 250 12,000, जो कि हम पॉइंटर की हेल्प से यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत ही इजीली पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर कैसे पास करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को एज ए पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास करते हैं, उसी सेम वे में हम किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को भी फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है उसके लिए वो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। वो आपका जो फंक्शन के लिए होता है, जैसे कि फंक्शन के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स है उसका रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, उसके बाद में स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद में जो आपका स्ट्रक्चर का जो नेम है टैग नेम वो, और उसके बाद में जो वेरिएबल नेम
यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर जो पास करना चाहते हैं उस वेरिएबल का यहाँ पे नेम और ये जो फंक्शन की बॉडी। और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें उसी स्ट्रक्चर के जो भी अगर ये फंक्शन के अंदर हमने एज ए पैरामीटर डिफाइन करते वक्त स्ट्रक्चर टाइप की वेरिएबल को पास किया है तो फंक्शन को कॉल करते वक्त भी हमें उसके अंदर स्ट्रक्चर टाइप का जो एक स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसके जो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। और डिस्प्ले फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसके अंदर एक जो आपका पैरामीटर पास किया है वो एम्प्लॉय टाइप का स्ट्रक्चर है। और तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय टाइप का स्ट्रक्चर जिसका नेम ई है, तो इस फंक्शन के अंदर हम जितने भी मेंबर्स को एक्सेस करेंगे वो अब जो आपका वेरिएबल जो इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर ई है उसकी हेल्प से ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक एम्प्लॉय की आईडी को एक्सेस करना है तो e.id, अगर एम्प्लॉय के नेम को एक्सेस करना है तो e.name, सैलरी को एक्सेस करना है तो e.salary। तो यहाँ पे जो फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अगर हमें किसी फंक्शन अगर हमें कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करके वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हम डायरेक्टली ये जो बार बार एक ही कोड को न राइट करते हुए इसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो जैसे फंक्शन कॉलिंग के लिए हम देख पा रहे हैं कि सिंटैक्स के अंदर जो फंक्शन का नेम और उसके बाद में जिस भी वेरिएबल के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो आपका उस वेरिएबल को उसमें उस एम्प्लॉय के जो भी उसके लिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो यहाँ पे फंक्शन कॉल के टाइम पे पास कर देंगे तो उससे वो आपका जो उसके थ्रू हम मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स जो है बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल की जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे उसको पास करके मेंबर्स को एक्सेस करें। तो यहाँ पे अगेन वो क्रिकेट प्लेयर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसके अंदर मेंबर वो एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, नेम टीम है जो आपको वो भी कैरेक्टर टाइप का एरे, मैच इंटीजर टाइप का, स्कोर भी इंटीजर टाइप का। तो उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले, अगेन जो क्रिकेट प्लेयर सीपी यहाँ पे जो वेरिएबल नेम एज ए पैरामीटर जो हमने पास किया है स्ट्रक्चर टाइप का और उसी सीपी के थ्रू सीपी जो आपका वेरिएबल नेम यहाँ पे है पैरामीटर एज ए पैरामीटर उसके थ्रू हम इस फंक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। जैसे कि नेम को प्रिंट करना है तो cp.name, टीम नेम को प्रिंट करना है तो cp.team, मैच कितने प्ले किए उसको प्रिंट करना है तो cp.match और रन कितने स्कोर किए उसको प्रिंट करना है तो cp.score। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर जैसे यहाँ पे हमने एक cp वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर जो आपका इनिशियलाइज किया उसको उसके अंदर वैल्यू जो असाइन की नेम में सचिन और जो आपका टीम नेम में इंडिया, मैच प्लेड 400 और जो रन स्कोर्ड 18,000। तो इस जो भी हम यहाँ पे ये वैल्यू पास करेंगे तो इसी ऑर्डर में जो नेम है वो सचिन से इनिशियलाइज होगा, टीम है वो इंडिया से इनिशियलाइज होगा, मैच है वो 400 से इनिशियलाइज होगा और जो स्कोर है वो आपका 18,000 से इनिशियलाइज होगा। और इसकी डिटेल को प्रिंट करने के लिए हम इसको डायरेक्टली डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं जिसके अंदर हम एज ए पैरामीटर हम जो आपका क्रिकेट प्ले टाइप का स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल पास कर देंगे और जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आपका जो डिस्प्ले फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये प्रिंट करेगा नेम सचिन, टीम नेम इंडिया, मैच प्लेड 400 एंड रन स्कोर्ड 18,000। तो इस टाइप से हम किसी भी अगर हम कोई भी हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको बहुत ही एफिशिएंट वे में वहाँ पे हम फंक्शंस को डिक्लेयर करके स्ट्रक्चर को बहुत ही इजीली उसके अंदर पास कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इससे हम प्रोग्राम को जो राइट करने का टाइम भी सेव होगा और साथ साथ जो आपका लाइन ऑफ कोड है उस प्रोग्राम के अंदर वो भी बहुत ही कम होंगे। तो प्रोग्राम को जो फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर को पास करके प्रोग्राम को बहुत ही एफिशिएंट यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या है। स्ट्रक्चर जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर आपका बहुत ही यूजफुल एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है
कि स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को एक साथ पैक कर सकते हैं, एक साथ लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, जो भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है उस पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल पे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर हमें किसी भी टाइप से डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं करता। स्ट्रक्चर के मेंबर को हम डायरेक्टली कहीं पे भी किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर होना चाहिए और किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं पे भी हम उसमें उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे डेटा हाइडिंग नहीं हो पाती है। तीसरा, स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते, हालांकि सी प्लस प्लस पे हम जब जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में जब हम सी प्लस प्लस को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि सी प्लस प्लस में तो हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम को टिपिकली डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं, यानी कि आपका जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज का है, तो उस टाइम हम फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टैटिक मेंबर्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये आपका चौथा इसका डिसएडवांटेज है। पांचवा ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर सी लैंग्वेज में हम एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज नहीं कर सकते, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब एक्सेस स्पेसिफाइड हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज नहीं कर सकते। और जो अगेन जो आपका सी लैंग्वेज अपने आप में एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो कंस्ट्रक्टर को भी सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट नहीं करती, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि जो आपका सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के नाते वहाँ पे हम सब कुछ ये जो एक्सेस मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो आपका जो यहाँ पे जो फंक्शन भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर लेकिन ये सब हम नहीं कर सकते, तो सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं या फिर नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर पॉइंटर के थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम फंक्शन के अंदर कैसे पास करेंगे, और स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन क्या होता है, यूनियन स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है, स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस आपका जो भी क्या है, और एरे और स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। थैंक यू।